बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम रासायनिक अपक्रिया की स्टोइचियोमेट्री के बारे में बताएंगे। बताने जा रहे हैं बच्चों, रासायनिक अपक्रिया की जो स्टोइचियोमेट्री होती है वो होती है क्या? कोई भी केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अपक्रिया है। जैसे उस रासायनिक अपक्रिया में कितने अभिकारी अणु भाग ले रहे हैं और कितने उत्पाद बन रहे हैं, उसके बारे में इस प्रोसेस को विधिवत हम समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई भी अभिकारक है। बच्चों अभिकारक क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है? किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जितने न्यूनतम मॉलिक्यूल अणु भाग लेते हैं उन्हें ही अभिकारक कहते हैं। और उस अपक्रिया के दौरान जो उत्पाद बन रहा है, जो प्रोडक्ट बनता है, वही कहलाता है उत्पाद। बच्चों अब मान लीजिए कोई रिएक्शंस है, जैसे मान लीजिए Zn प्लस 2HCl, तो बन जा रहा है ZnCl2 प्लस CH2। अब बच्चों ये आपके सामने एक रिएक्शन लिखा गया है, इसमें जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दो अणु है। बन जा रहा है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब बच्चों देखिए इस अभिक्रिया में एक अभिकारक जिंक का है, एक अणु, और दो अणु कितने हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो ये जिंक क्लोराइड का एक अणु बन रहा है और एक अणु हाइड्रोजन का बन रहा है। तो इस अभिक्रिया में जिंक और हाइड्रोक्लोरिक मिलकर जिंक क्लोराइड बन रहा है। तो इसमें बच्चों जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं परस्पर और बन रहा है, दो उत्पाद बन रहा है। तो इसको कहते हैं सबस्ट्रेट, इसको कहते हैं रिएक्टेंट, इसी को कहते हैं अभिकारक। मतलब किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अपक्रिया करता है तो वही कहलाता है रासायनिक अपक्रिया। और उस अपक्रिया के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, वही कहलाता है उत्पाद, उसको कहते हैं सबस्ट्रेट कहते हैं बच्चों। और यही जो पूरा प्रोसेस होता है, जो सिस्टम होता है, यही कहलाता है रासायनिक समीकरण। मतलब रासायनिक अपक्रियाओं का जो संक्षिप्त रूप होता है वही कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो बच्चों और ये रासायनिक समीकरण आपको सामने में लिख दिया हूं। तो स्टोइचियोमेट्री क्या होता है? स्टोइचियोमेट्री मतलब होता है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में जो रासायनिक अपक्रियाओं का संक्षिप्त रूप होता है और उसमें जो उत्पाद का जो फैक्टर गुणा, मतलब कितने अणु हैं भाग ले रहे हैं, वे स्टोइचियोमेट्री अनुपात में होते हैं। मतलब इनका जो पूर्ण गुणांक, जैसे मान लीजिए जिंक का एक अणु भाग ले रहा है और HCl का दो अणु भाग ले रहा है, ये आपके हो गए अभिकारक। और जिंक क्लोराइड ZnCl2 का एक अणु है और हाइड्रोजन का भी एक अणु है। तो ये जो बना इसको कहते हैं उत्पाद बच्चों। अब इनका देखिए जिंक का एक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दो और जिंक क्लोराइड का एक अणु और हाइड्रोजन का एक, यही होता है स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, इसको बोलते हैं। और यही जो प्रोसेस होता है रासायनिक समीकरणों का स्टोइचियोमेट्री कहलाता है बच्चों। बच्चों इस रासायनिक समीकरण की स्टोइचियोमेट्री या रासायनिक समीकरण के जो कुछ आवश्यक शर्तें हैं बच्चों, देख लीजिए। रासायनिक समीकरण के कुछ आवश्यक शर्तें हैं। रासायनिक समीकरण के आवश्यक शर्तें। बच्चे रासायनिक समीकरण जो होता है यह कुछ शर्तों का पालन करता है। मतलब कह सकते हैं कि ये
संकट जब होता है यह कुछ नियम का पालन करता है। जैसे मान लीजिए नियम नंबर 1 है कि यह रासायनिक संकट जो होता है सबसे पहले इसको बैलेंस होना चाहिए। मतलब बैलेंस मतलब कि राइट हैंड साइड इज टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि अभिकारक कितने अणु भाग ले रहे हैं, तो जो बनेगा उत्पाद का कितना अणु बन रहा है, मतलब राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दोनों का जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए, मतलब बराबर अवस्था होनी चाहिए। तो ये रासायनिक संकट की जो पहली शर्त है कि रासायनिक जो ये संकट होता है यह बैलेंस अवस्था में होना चाहिए, मतलब संतुलित अवस्था में होना चाहिए। बच्चों नंबर 2 शर्त क्या इसकी है, रासायनिक संकट जो होता है बच्चों यह आणविक रूप में होना चाहिए, मतलब कि इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं यह आणविक अवस्थाओं में होना अनिवार्य है। बच्चों नंबर 3 शर्त क्या है, रासायनिक संकट की जो मुख्य तीसरा शर्त बच्चों है कि यह रासायनिक संकट जो होता है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों पर लागू होता है। अब बच्चों अब आपको हम बताएंगे कि रासायनिक समीकरण के द्वारा कुछ प्रदत्त सूचनाएं रासायनिक समीकरण के द्वारा कुछ प्रदत्त सूचनाएं, मतलब रासायनिक समीकरण जब होता है उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, मतलब क्या सूचना हमको प्रदर्शित करता है, बताता है, तो उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है बच्चों। तो जो रासायनिक समीकरण होता है यह सबसे पहले 2 प्रकार की सूचनाएं हमको बताता है। नंबर 1 है मात्रात्मक विवरण, बच्चों रासायनिक अपक्रिया के दौरान, मतलब जब रासायनिक अपक्रिया हो रही है उसमें कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, मतलब उसमें अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या के बारे में यह बताता है हमको। तो इसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में न्यूनतम जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं और जितने उत्पाद बनते हैं उनके बारे में हमको यह रासायनिक समीकरण बताता या सूचना प्रदान करता है। नंबर 2 बच्चों हैं, नंबर 2 है बच्चों नंबर 2 आपका स्टेप है कि गुणात्मक विवरण, बच्चों नंबर जो दूसरा स्टेप है गुणात्मक विवरण, यह बताता है रासायनिक समीकरण कि इसमें किसी पदार्थ या किसी द्रव का कितना आयतन उपस्थित है, इसकी मात्रा कितनी है, ये कितने ग्राम लिया गया, इसका द्रव्यमान कितना होता है और इसमें अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में हम आसानी से ये समीकरण हमको सूचना प्रदान करता है। बच्चों अब आपको बताने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं हैं और उसमें सुधार में क्या परिवर्तन किया गया है। रासायनिक समीकरण के सीमाएं, बच्चों रासायनिक समीकरण की सीमाएं, बच्चों रासायनिक समीकरण जो होता है उसकी कुछ बहुत सी सीमाएं हैं, मतलब रासायनिक समीकरण कहाँ तक फॉलो किया जा सकता है, उसकी सीमाएं में क्या क्या बताता है, इसका स्टेप्स क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण की कई सीमाएं हैं और इसके सुधार हेतु कई परिवर्तन भी बच्चों किया गया है। तो हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि नंबर 1 है कि रासायनिक समीकरण जो है किसी भी रिएक्शन में, किसी भी अभिक्रिया में कितने अभिकारी अणु भाग ले रहे हैं और वह अभिकारी अणु कैसे हैं, ठोस हैं कि द्रव है कि गैस है, मतलब उसकी भौतिक अवस्था के बारे में रासायनिक समीकरण कोई सूचना प्रदान नहीं करता है या उसके बारे में बताना नहीं पड़ता है।
उसको हमको लिखना पड़ता है बच्चों। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। ये बच्चों आपके सामने रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना दिया। अब इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन किस अवस्था में है, ठोस है कि द्रव है, गैस है, हाइड्रोजन की अवस्था में है और क्या बन रहा है, ये रिएक्शन हमको बताता नहीं, इसको स्वतः हमें लिखना पड़ता है। मान कि नाइट्रोजन क्या होता है, गैसियस फेज में होता है, हाइड्रोजन गैसियस फेज में होता है, अमोनिया भी गैसियस फेज, मतलब इसकी अवस्था के बारे में यह बताता है हमें, या लिखना पड़ता है हमें, तब जाके हमें मालूम होता है। तो पहला स्टेप क्या है कि रासायनिक समीकरण भौतिक अवस्था ठोस द्रव गैस के बारे में हमें बताता नहीं है, बल्कि हमको स्वयं लिखना पड़ता है इसकी अवस्था की, यह ठोस है, यह द्रव है, यह गैस है। बच्चों नंबर दूसरा स्टेप है, स्टेप नंबर 2 बच्चों है कि रासायनिक समीकरण जो है किसी अभिक्रिया में जो भी अभिकारक भाग ले रहा है वह एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक मीडियम में है, मतलब अम्लता है कि क्षारीयता है, इसको नहीं बताता है। इसके बारे में हमको पहले से मतलब बताना पड़ता है कि ये अम्ल है और ये क्षार है, ये बन के लवण बनाता है, तो इसके बारे में बताता है। तो नंबर तीसरा स्टेप बच्चों है ताप दाब सांद्रता। कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण टेम्परेचर, प्रेशर और उसका कंसंट्रेशन या उसमें कैटालिसिस क्या है, इसकी जो है सांद्रता कितनी है, या टेम्परेचर कितना इस पर लग रहा है, प्रेशर कितना लग रहा है, इसके बारे में हमको रासायनिक समीकरण नहीं बताता है, बल्कि हमें स्वयं इसके बारे में बताना पड़ता है कि इस रासायनिक समीकरण पर इतना टेम्परेचर लग रहा है, 230 सेंटीग्रेड लग रहा है और सांद्रता इसकी कितनी है, इसको स्वतः हमें बताना पड़ता है। या इसमें क्या उत्प्रेरक है, कौन सा उत्प्रेरक क्यों जोड़ रहा है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, इसके बारे में हमें स्वतः समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण जो होता है बच्चों, यह है ताप दाब सांद्रता आदि या उत्प्रेरक के बारे में बताता नहीं, बल्कि हमें उसको स्वतः उस पर बताना पड़ता, लिखना पड़ता उस पर। बच्चों चौथा स्टेप आपका है रासायनिक समीकरण जो होता है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है बच्चों, उस अभिक्रिया के दौरान कितने अभिक्रिया भाग लेते हैं, मतलब उसमें कितनी ऊष्मा निकल रही है या कितनी ऊष्मा अवशोषित हो रही है, कह सकते हैं कितनी ऊर्जा निकल रही है, खर्च होती है, मतलब इसके बारे में रासायनिक समीकरण हमको बताता नहीं बच्चों। बच्चों लास्ट पॉइंट है नंबर 5। पांचवा पॉइंट बच्चों है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर में है कि सेकंड ऑर्डर में, मतलब कि प्रथम कोड की अभिक्रिया है कि सेकंड कोड की अभिक्रिया है, इसके बारे में रासायनिक समीकरण हमें बताता नहीं है बच्चों। तो जो आपका पांचवा पॉइंट है कि कोई भी अभिक्रिया यह किस कोड की है, प्रथम कोड की अभिक्रिया है कि सेकंड कोड की अभिक्रिया है कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया मैं लिख दे रहा हूं आपका, यही है Zn प्लस 2HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। बच्चों जैसे यही अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में आपको पता दिखाई नहीं दे रहा है कि यह अभिक्रिया प्रथम कोड की अभिक्रिया है कि द्वितीय कोड की अभिक्रिया है कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कि शून्य कोड की अभिक्रिया है, इसके बारे में यह समीकरण नहीं बताता है, बल्कि इसको हम प्रयोगात्मक या कैलकुलेट के माध्यम से हम कैलकुलेट करके इस रासायनिक समीकरण को के ऑर्डर को हम बता सकते हैं, अभिक्रिया के दर को बता सकते हैं, वेग को बता सकते हैं बच्चों। तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण जो है किसी भी प्रकार की कोड को बताता नहीं है, बल्कि इसको हमको निकालना पड़ता है, प्रयोगों द्वारा या निकाले, चाहे किस भी विधि से हम निकालें बच्चों। नंबर 6 पॉइंट है, छठवां पॉइंट है, जो कि मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। छठवां है बच्चों, यह रिएक्शन
रासायनिक संकट जो है रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, क्या मतलब क्या कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय क्रिया हो रही है कि अनुत्क्रमणीय क्रिया हो रही है, इसके बारे में रासायनिक समीकरण नहीं बताता है। मतलब कोई भी अपक्रिया अग्रभाग या पश्चभाग, मतलब कि जब कोई अपक्रिया आगे होती है या पीछे होती है, उस अपक्रिया के दौरान किसी ऊष्मा निकल रही है, खर्च हो रही है, मतलब कि यह क्रिया जो है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के बारे में बताता नहीं है। 1.5 साल बच्चों।